मुख्यमंत्री को खुद पद से इस्तीफा नहीं दे देना, इस्तीफा देना होता है तो दे देते, वो इस्तीफा तो देना नहीं चाहते। वो करता है उन लोगों पे जो कहते थे कि हम नई राजनीति के लंबरदार। तो फिर पूछा जाएगा ना कि कुर्सी से इतना मोह क्यों है, और जिनकी जिम्मेदारी है उस संविधान को संवैधानिक बनाए रखने की, वो कह रहे मैं कदम नहीं लूंगा। सीए नागरिकता का कानून था, संविधान में नागरिकता केवल केंद्र का विषय, राज्य से कोई लेना देना नहीं। पर मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री को जेल जाने के पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके केजरीवाल जी की बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है आपके नेताओं को, प्रियंका कक्कड़ जी, चित्रा जी आप सुन तो रहे हैं पर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। के अंदर जो सरकारी कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 1-2 दिन के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। ये दरअसल संविधान का खुलेआम मजाक दोनों राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही हैं, और जितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगी उसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार होगी। और जो लोग नई नई राजनीति के नाम पे आते हैं वो अक्सर व्यवस्था का मजाक बना देते हैं। ये गिरफ्तार है, इनकैपेसिटेड है, सरकार नहीं चला सकते वो, लिहाजा ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और सरकार का बने रहना यह संवैधानिक रूप से क्राइम है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की डिबेट हो रही है, जी हाँ, दिल्ली के मालिक और शराब घोटाले में आरोपी श्री केजरीवाल जी के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली के मालिक कट्टर ईमानदार श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने शराब घोटाले मामले में अपनी कस्टडी में ले लिया है। परंतु कट्टर ईमानदार श्री केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे। क्यों? कि मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही शीश महल से बाहर। भाई कैसे शीश महल से बाहर चले जाएं, जिसमें करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने इतनी शानदार शीश महल बनाया है, और उसमें 1 साल भी न रहे तो क्या फायदा। इसलिए भाई हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, जो करना है कर लो। इसी चीज के ऊपर डिबेट हो रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है। लेकिन हमारे संविधान में ये भी है कि वो जब तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं, जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, तब तक उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। और बहस में भाग ले रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ और मोदी विरोधी, और आम आदमी पार्टी से प्रियंका कक्कड़। तीनों के अंदर बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई इसी चीज को लेके। हर किसी ने अपने तर्क रखे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन आशुतोष का कहना है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था, और अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में एलजी का फर्ज बन जाता है कि वह राजनीतिक संकट को देखते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे। सुधांशु ने भी अपने तर्क रखे कि भाई ऐसे कैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया और अगली ही पेशी में अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई, फिर क्या होगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर काफी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। तो देखते हैं कि बहस में क्या निकला और किसने अपना पक्ष कैसे रखा। मुख्यमंत्री को खुद पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, रशीद किदवई जी, इसका भी आप जवाब देंगे कि प्रियंका जी भी जवाब देंगे, सुधांशु जी भी देंगे। तो साफ है, उन्हें इस्तीफा देना होता है तो दे देते, वो इस्तीफा तो देना नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कि डिसमिस हो और राजनीतिक रूप से शहादत का दर्जा पाए। हाँ सुधांशु जी, आशुतोष जी ने जो बोला था उसी में इसका क्रक्स है। उन्होंने अंतिम लाइन बोली थी कि अगर इसके बाद भी कोई नहीं छोड़ा तो वो क्राइम है। और रशीद जी से मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति जेल में है वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई इसको डिसमिस क्यों नहीं किया जा रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कोई अपराधी अपराध करके खड़ा है और अभी गिरफ्तार होगा या थोड़ी देर बाद गिरफ्तार होगा, तो दोष जो है पुलिस का है, ये तुरंत जेल में क्यों नहीं हो रहा। अपराध करने वाले का दोष थोड़ी है। ये जो तर्क दिए जाते हैं, मुझे लगता है इन तर्कों को दिल्ली की जनता और देश की जनता भली बात ही समझती है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मूल जो ओनस लाइक करता है उन लोगों पे जो कहते थे कि हम नई राजनीति का लंबरदार। तो फिर पूछा जाएगा ना कि कुर्सी से इतना मोह क्यों है। मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सीधे सीधे संविधान की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, और जिनकी जिम्मेदारी है उस संविधान को संवैधानिक बनाए रखने की, वो कह रहे मैं कदम नहीं लूंगा। नम्रता से कहूंगा आशुतोष जी, कुतर्क इसे कहते हैं जो आपने कहने का प्रयास किया। भाई जब दिल्ली के लिए करने की बात आती, जो दिल्ली की जनता का प्रतिनिधि मैं हूं, केजरीवाल जी कहते थे वाह, यानी सारी नैतिकता उनकी है दिल्ली वालों के प्रति।
अब अचानक आपने कहा उनकी नैतिकता शून्य और सारी नैतिकता एलजी की। तो गजब का तर्क है साहब, आप लोग एकदम से बदल जाते। और अगर संवैधानिकता की बात करें आशुतोष जी, तो जिस दिन सीएए के खिलाफ दिल्ली की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया था, संविधान का मजाक उसी दिन उड़ा दिया गया था। वरना संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई विधानसभा, और वो भी जो पूर्ण राज्य की विधानसभा हो, प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती। नंबर 2, सीए नागरिकता का कानून था। संविधान में नागरिकता केवल केंद्र का विषय, राज्य से कोई लेना देना नहीं। तो अपने अधिकार से आगे बढ़कर जाकर करने वाली पार्टी ये तो हमेशा इस प्रकार का खिलवाड़ करते रहे। पर चिंता मत करिए, जनता जनार्दन है और वो शिशुपाल की तरह 100 चीजें गिनती है और उचित मौके पे जनार्दन भगवान की तरह अपना निर्णय भी सुनाती है। मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं इस पूरे मसले पर, और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि किसी भी मुख्यमंत्री को जेल जाने के पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अगर यह सरकार कंटिन्यू करती है तो इसके लिए केंद्र की सरकार और एलजी महोदय जिम्मेदार हैं, जो खुलेआम संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल की ओर से आज ये दावा किया गया है। चित्रा जी, 12-13 साल से ये डायलॉग सुनते सुनते दिल्ली और देश की जनता आदी हो चुकी है। बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके केजरीवाल जी की बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी दावे किए सब के सब एकदम फेक साबित हुए। और कई मामलों में तो इतनी उल्टी मुंह की खानी पड़ी कि जाके माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। और 1-2 में नहीं, अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मजीठिया जी के खिलाफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का दावा बहुत बड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी तो कह रहे थे कि हाँ हम बताएंगे ईडी के बारे में, आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कुछ नहीं। तो इनके साथ वही उक्ति लागू होती है जो हिंदी की प्रसिद्ध कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जो लोग कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया संग्राम छेड़ेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इस कदर नई राजनीति लाए हैं कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुर्सी पे ऊपर चिपके रहना उचित समझा, गिरफ्तार होने के साथ भी, जिन्हें अपनी पार्टी में एक भी योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला। किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो साथी थे उनका विश्वास तो चला ही गया था। संस्थापक सदस्य का विश्वास कब का चला जा चुका है, किसी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए अंत में क्या करना पड़ रहा है। अब उनकी श्रीमती जी आके बोल रही है, वो एक नितांत व्यक्तिगत विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर केजरीवाल जी को एक और बहुत गलत आदत है कि खामखा में अपने परिवार के लोगों को बीच में लाते हैं। कभी बच्चों की कसम खाई थी, कभी कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, कभी नानी जी की बात बताई थी कि राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और अब पत्नी जी को सामने ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो इस प्रकार का एक चरित्र है वो पूरी तरीके से उजागर होता चला जा रहा है। ये बताइए, ये सुशील कुमार रिंकू जब मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में तो इनको और ज्यादा आम आदमी पार्टी में रहना, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। आपकी एक विधायक है, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। कोर्ट की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल? अगर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है आपके नेताओं को, प्रियंका कक्कड़ जी, कैसे आम जनता को आप समझाएंगे कि इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि वही कोर्ट जब चंडीगढ़ के मामले में आपके हक में फैसला सुनाता है तो वो कोर्ट बहुत पसंद आ जाता है, और वही कोर्ट जब शराब नीति मामले में आपके खिलाफ फैसला नहीं देता या आपके नेता जेल में रहते हैं तो फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा देती हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, आप सुन तो रहे हैं पर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए, किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के। ठीक है। आपको वैसे आज जब मुझे दिख रहा है कि प्रियंका जी गुंडे मवाली बार बार बोलने की बात कर रही, तो भारत की राजनीति में सबको पता है जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे उनके साथ तो खड़े ही हो गए। भारत की राजनीति में जिन पार्टियों को गुंडागर्दी का प्रतीक माना जाता था, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिहार में कौन सी पार्टियां गुंडागर्दी के प्रतीक मानी जाती थी। यह बात किसी से छुपी नहीं हुई। किसी जमाने में यूपी में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, यह भाजपा का नारा नहीं था। आज उन सब के साथ खड़े हैं। और गुंडागर्दी क्या होती मैं बताना चाहता हूं। पंजाब में इनकी सरकार आई और ताबड़तोड़ हत्याएं शुरू हो गई, और हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, राशिद जी भी और आशुतोष जी, दोनों को निश्चित रूप से याद होगा। पंजाब के घनघोर आतंकवाद के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों की इतनी जरूरत नहीं हुई कि पुलिस स्टेशन पे हमला कर दें और उसके बाद वो अपने लोगों को छुड़ा के ले जाएं। वो गुंडागर्दी इनकी सरकार के दौरे हुकूमत में हुई है। और आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम सरकार नहीं चलने देंगे। अरे जेल में मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है,
मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का केस है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बात का इंतजार कर रही, क्यों नहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती? क्योंकि जेल से कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री सरकार चला ही नहीं सकता, यह असंभव स्थिति है, भले ही संविधान में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ग्रैंड स्टैंडिंग ब्रिंकमैनशिप की जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, और दोनों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले पल के झपकाएगा। वो जो अंग्रेजी का फ्रेज है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और इसलिए इसमें अंततः आप ये देखिएगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी कामकाज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 1-2 दिन के अंदर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और अगर कोलैप्स हो जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी होगी? क्या वो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी लेगी? क्या वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्योंकि दिल्ली के अंदर दोनों की सरकार है। दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एलजी के तौर पे जो 3 मामलों में है, बाकी के मामलों में आम आदमी पार्टी है। ये मजाक हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो ये समझता हूं कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की इस बात की चिंता है कि यहाँ पे सरकार कैसे चलेगी, किस तरीके से चलेगी, और ना आम आदमी पार्टी को चिंता है। ये बिल्कुल मेरी सोच के बिल्कुल परे है कि मैंने कभी शराब घोटाले के ऊपर किसी तरीके की चिंता जाहिर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी की ओर से कहा गया है। जितनी संविधान की मुझे जानकारी है, जितनी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और कन्वेंशन की मेरी जिम्मेदारी है, वो ये कहती कि जैसे ही कोई व्यक्ति जेल जाता है वैसे ही वो पूरी तरीके से इनकैपेसिटेट हो जाता है, उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो अपने मन से काम नहीं कर सकता, न चला सकता कोई चीज। जब वो इनकैपेसिटेट हो गया तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद पर रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद की जिम्मेदारी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की है कि वो या तो विधानसभा को मैसेज करे कि आपके मुख्यमंत्री जो है वो इनकैपेसिटेट हो गए हैं, लिहाजा अब आप एक नया नेता चुनिए, और अगर दिल्ली की असेंबली नया नेता नहीं चुनती है तो फिर वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे और कहें, रिपोर्ट भेजे कि यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरीके से खात्मा हो गया है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये दरअसल संविधान का खुलेआम मजाक दोनों राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही हैं, और जितना ज्यादा मजाक उड़ाएंगी उसके लिए आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार होगी और उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार। डर है क्या बीजेपी को? बिल्कुल सही बात है। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूं कि मजाक बना दिया गया है, और ये देश की जनता के लिए फूड फॉर थॉट है कि जो लोग नई राजनीति के नाम पे आते हैं वो अक्सर व्यवस्था का मजाक बना देते हैं। ये नई नवेले अजब अलबेले लोगों को ट्राई करने की एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर नहीं है। भारत एक गंभीर चुनौती के दौर से और विकास के एक नए रास्ते पे चल रहा है, जहां पर इस ढंग की छिछोरी और हल्की राजनीति ने वाकई मजाक बना दिया। अब इसका संवैधानिक और टेक्निकल उत्तर देता हूं। आज विधानसभा का सत्र हुआ, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, विधानसभा सत्र के लिए क्या राज्यपाल से एलजी से अनुमति ली गई? नहीं। कारण क्या है कि विधानसभा में कभी दिल्ली की विधानसभा देश की एकमात्र विधानसभा है, और यह मैं इसलिए बताना चाहता हूं, देश के सारे करोड़ों लोग सुने जो कहते संविधान की हत्या और संविधान का मजाक। यह विधानसभा का सत्रावसान कभी नहीं होता है, यानी ये सदा सर्वदा सत्र में रहती है, ताकि एलजी को कोई कुछ भी कहने का अधिकार ही ना हो, सारे अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास रहे। जबकि मजे की बात यह है कि विधानसभा बैठती साल में केवल एक ही बार है बजट पास करने के लिए, या फिर केजरीवाल जी को कुछ ऊल जलूल बातें बोलनी हो, जैसे फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो वगैरह वगैरह, जिसके लिए वो सदन का यूज करना चाहें, क्योंकि हाउस में बोली गई बातों को लेकर बाहर उनके ऊपर कार्रवाई या अवमानना की कार्रवाई नहीं हो सकती, प्रोटेक्शन के तहत करना चाहें तो इसलिए होता है। इसीलिए मैं सिर्फ आज का उदाहरण देना चाहता हूं, एलजी को तो बोलने की स्थिति नहीं है चूंकि सत्र लगातार स्थिति में है। हाँ, अब इसमें मैं आशुतोष जी हाथ उठा रहे हैं, मैं पहले बता देता हूं, अब क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता। एक स्थिति ये हो सकती है कि अविश्वास प्रस्ताव हो, एक स्थिति ये हो सकती है एलजी सुओ मोटो एक्शन ले, और कोई टेक्निकल ग्राउंड होगा, वो तो कानूनी विशेषज्ञों से होगा कि जब विधानसभा सत्र में है तब एलजी कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। कृपया हमारे राजनीतिक विश्लेषक को वरिष्ठ पत्रकार संविधान का वह क्लॉज बता दे, तो शायद उससे एलजी और अन्य लोगों को भी थोड़ी मैं पूछ रही थी। रशीद जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। बोलिए आशुतोष जी। बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता है, लेकिन वो अक्सर चीजों को किनारे से निकाल लेते हैं। कभी भी पहली बात तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर है कहीं, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वविवेक पर निर्भर करता है, ही हैज टू यूज और शी हैज टू यूज हर ओन डिस्क्रिशन। उसमें संविधान, वहां पे असेंबली है, असेंबली नहीं है, असेंबली चल रही है, असेंबली नहीं चल रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में अगर 356 का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो 239A का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है।
जो दूसरा पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूअसली क्यों असेंबली चल रही है, असेंबली जो है वो सत्रावसान नहीं होता, वैसी स्थिति में भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एम्पावर्ड है और भारत के सारे गवर्नर एम्पावर्ड हैं कि वो स्पीकर को सीधे मैसेज भेज के असेंबली से ये संदेश दे सकते हैं कि आप अपना नया नेता चुनिए। इन दोनों परिस्थितियों में विधानसभा चल रही है नहीं चल रही, सत्रावसान हुआ है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा जो स्पष्ट कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी भी ग्रैंड स्टैंडिंग कर रही है, ब्रिंकमैनशिप कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और दोनों के बीच में इस बात को लेकर कंपटीशन है कि कौन पहले ब्रिंग करता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में दिल्ली का जबरदस्त तरीके से कबाड़ा हो रहा, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा। जर्मनी टिप्पणी कर रही है, अमेरिका टिप्पणी कर रहा है, जो हमारी जो वैश्विक छवि है उसको नुकसान हो रहा, और लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हो क्या रहा है। क्या यहाँ पे कोई आदमी जेल से सरकार चला सकता है? कल मान लिया प्रधानमंत्री जी जेल चले जाएं तो क्या प्रधानमंत्री देश चला सकते हैं क्या जेल से? ये कौन सा मजाक हो रहा है? सांसद जी आप जवाब दे दीजिए। रशीद जी आ रही हूँ सुधांशु जी उनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं एलजी को, लेकिन बीजेपी की क्या नफा नुकसान पूरा देख रही है अपना? सुधांशु जी मैं बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल सब आशुतोष जी की मैं पूर्ण सम्मान करते हुए, मगर मैं कहना चाहूंगा निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने कुछ तथ्य को हटा दिया। बिल्कुल ये गलत बात है। एसआर बोम्मई केस में बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं, यह केवल सदन के पटल पर तय हो सकता है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है यह बात किसी व्यक्तिगत किसी की निजी राय का विषय नहीं हो सकती, चाहे वह व्यक्ति गवर्नर या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं, 22 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में थी, हमारे विरोधी दलों ने जाकर तत्कालीन गवर्नर उमेश भंडारी के पास उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि कल्याण सिंह सरकार बहुमत खो चुकी, इसे हटा दिया जाए। उनको हटा दिया गया, बट दैट डिसीजन वाज क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसआर बोम्मई केस। हाँ, जो इन्होंने बात कही है वो पॉइंट मैं मानता हूं कि यदि स्पीकर बिल्कुल निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, अब ये मुझे पता नहीं कि दिल्ली के संविधान में यह व्यवस्था है या नहीं, उसमें गवर्नर स्पीकर को निर्देश दे सकता है, परंतु वो भी जब सत्र चल रहा हो तो थोड़ा सा वहां पर ग्रे एरिया आ जाता। सत्र नहीं चल रहा हो तो गवर्नर ये निर्देश दे सकता है कि सत्र बुलाइए और सत्र में ये एजेंडा रखिए। अब सत्र चल रहा है, वहां स्पीकर क्या, इसलिए कानूनी विशेषज्ञ बता सकते। लेकिन आज तो मना कर दिया है स्पीकर ने आज ही बोला है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे लग रहा है रशीद जी की बात रह जाएगी। 5 सेकंड बोलिए। देखिए, आगे सुधांशु जी ने मिसकोट किया। एसआर बोम्मई केस साफ तौर पे कहता है किसी गवर्नर किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करें कि मौजूदा सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, बहुमत नहीं खो चुकी है। बहुमत खो चुकी है नहीं खो चुकी, इसका फैसला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं स्थिति है, ये गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्वविवेक होता है, वो ये तय करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यहाँ पे टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार है, इनकैपेसिटेड है, सरकार नहीं चला सकते वो, लिहाजा ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और सरकार का बने रहना यह संवैधानिक रूप से क्राइम। तो देखा आपने किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष के बीच गर्मा गर्म बहस हुई इसको लेके कि भैया जेल से सरकार नहीं चल सकती, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। दिल्ली वासियों के साथ आप किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और इस तरीके की जिम्मेदारी लेने के लिए ना तो आम पार्टी तैयार है और ना बीजेपी तैयार है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी चीज को लेकर डिबेट चल रही थी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।